26 अगस्त को नेपाल में जिस बाढ़ ने तबाही मचाई थी वो अब धीरे धीरे शांत होने लगी है। अब मलबे से फंसे लोगों को निकाला जा रहा है और तबाही के नए दृश्य, नए मंजर हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। शो रिकॉर्ड करते समय तक मरने वालों की संख्या 360 के पार पहुंच चुकी है। लापता लोगों की संख्या जो कल रात तक 400 के आसपास बताई जा रही थी, वो भी अब बढ़कर 1,500 हो गई है। ये भी हम आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा, मलबा साफ होगा, इन नंबर्स के बढ़ने की आशंका जानकार बता रहे हैं। जो 1,500 लोग गायब हैं, उनमें बड़ी संख्या विदेशी पर्यटकों की है। 33 देशों के करीब 570 लोग गायब हैं। इनमें अमेरिका के 65, यूक्रेन के 53, मलेशिया के 51 पर्यटक शामिल हैं। कल नेपाल सरकार ने जानकारी दी थी कि इन लापता पर्यटकों में 105 भारतीय थे। आज भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुल 288 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पाया है, वो संपर्क से बाहर हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि 288 लोग घूमने वहाँ गए थे, पर्यटक थे, या नेपाल में भी रह रहे लोगों को इसमें जोड़ा गया है, क्योंकि भारतीयों की एक बड़ी आबादी नेपाल में रहती है। विदेश मंत्रालय के ही मुताबिक, उनके आंकड़ों के मुताबिक ही नेपाल में रहने वाले भारतीयों की संख्या करीब 7 लाख है और अनाधिकारिक आंकड़ों की माने तो उस हिसाब से 30 से 40 लाख भारतीय नेपाल में ही रहते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर है। बिना वीज़ा के दोनों देश के जो नागरिक हैं वो एक दूसरे के यहाँ आसानी से आ जा सकते हैं। इसलिए इस त्रासदी में भारतीयों के नाम हम इतने ज़्यादा सुन रहे हैं। लेकिन बात केवल भारतीय नागरिकों की या पर्यटकों की, विदेशी पर्यटकों की नहीं है। नवाकोट, रसुआ और त्रिशूली जैसे इलाकों में हजारों लोकल नेपाली नागरिक भी गायब हैं, लापता हैं, प्रभावित हुए। उनके घर, स्कूल, अस्पताल और पूरे के पूरे गांव कस्बे बह चुके हैं। कुछ ही देर में खबरगांव की टीम से निखिल और जेरी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाएंगे और आपको वहां से भी कवरेज देखने को मिलेगी। हम राजदूत में बाकी के अपडेट्स तो आपको बताएंगे ही। 26 अगस्त की सुबह जब बाढ़ आई, तब सबसे बड़ा सवाल यही था कि बाढ़ की वजह क्या थी। क्या बारिश हुई, क्या ग्लेशियर फटा? अलग अलग थ्योरीज कल से डिस्कस हो रही थी। कुछ लोगों ने आरोप लगा दिए हैं कि चीन ने उस समय पर, मतलब जब बाढ़ आई तो उस समय पर, सही समय पर नेपाल को जानकारी नहीं दी, इसलिए नेपाल में ये तबाही मची। कल ही नेपाल के विदेश मंत्री ने कह दिया था कि भूकंप की वजह से ग्लेशियर की झील फटी थी, इसलिए ये तबाही आई थी। अब विदेश मंत्री ने भूकंप वाली बात कही तो तमाम मीडिया हाउसेस ने भूकंप वाली खबर को ही चला दिया। पर आज CNN ने रिपोर्ट किया है कि कोई भूकंप नहीं आया था। जो सिग्नल भूकंप मापने वाले डिवाइस ने दर्ज किए थे, दरअसल वो ग्लेशियर कोलैप्स की वजह से आए थे। बाढ़ की असल वजह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी। तिब्बत की तरफ चीनी अधिकारियों ने इसकी जांच करनी शुरू भी कर दी है। चाइनीज़ अब इस संकट पर अब और भी ज़्यादा एक्टिव आपको नजर आएंगे। आज ही चाइना ने नेपाल में एक और बाढ़ के आने की चेतावनी जारी की है। चीन के मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस ने कहा है कि चोचेन, खोला और पुरेपू संगपू नदी में एक झील बन गई है। ये दोनों नदियां नेपाल की तरफ बहती हैं। झील बनी है उस मलबे की वजह से जो कल के पानी में, यानी कल वाली बाढ़ में बहकर नदी में आया था। अब चीन के मंत्रालय ने कहा है कि 3 दिन में यहाँ पानी खतरे के स्तर से और ऊपर जा सकता है, जिससे एक और बाढ़ आ सकती है। यानी नेपाल एक त्रासदी से जूझ ही रहा है कि अब एक और ख़तरा उसके सामने आ गया है। इसलिए आज के शो में हम नेपाल की बात करेंगे, बताएंगे कि चीन ने नेपाल को क्या चेतावनी दी है, नेपाल की बाढ़ के बारे में क्या नया पता चला है, मदद के लिए कौन से देश आगे आए हैं और अब तक इस बाढ़ से जुड़े क्या नए अपडेट्स हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले आपको एक आप बीती सुनाते हैं। नेपाल के बिदुर इलाके में विवेक कुमार एक घर के बाहर टॉयलेट के लिए 5 फीट गहरा गड्ढा खोद रहे थे। गड्ढे के अंदर उन्हें अचानक पानी की तेज आवाज़ सुनाई देती है। उनके साथ काम कर रहे जो दूसरे 4 मजदूर थे वो ऊपर खड़े थे। उन्होंने विवेक को चिल्लाकर गड्ढे से बाहर निकलने और भागने के लिए कहा। विवेक जल्दी से गड्ढे से बाहर निकले और भागने लगे, लेकिन तभी पानी, कीचड़ और पत्थरों का बहाव उनकी तरफ आ गया। विवेक बताते हैं कि पानी की लहर इतनी तेज़ी से आई थी कि उन्हें लगा जैसे भूकंप आ गया हो।
विवेक रॉयटर्स को ये भी बताते हैं कि पानी का बहाव इतना तेज था कि उन्हें भागने का मौका ही नहीं मिला। लहर में कुछ देर विवेक बहकर आगे जाने लगे, लेकिन कुछ दूर बहने के बाद उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वो वहाँ जाकर विवेक ने आम के पेड़ को पकड़ लिया और उसी के सहारे अपनी जान बचाई। विवेक ने अस्पताल में ये भी बताया रॉयटर्स को कि अगर वो आम का पेड़ वहाँ नहीं होता तो वो शायद आज पानी में बहकर मर जाते। पेड़ से लटके हुए विवेक ने अपनी आंखों के सामने उस घर को भी बहते देखा जहाँ वो कुछ देर पहले काम कर रहे थे। जिस घर के बाहर वो गड्ढा खोद रहे थे वो बाढ़ के मलबे में पूरी तरह गायब हो गया। विवेक अब सुरक्षित है, बस पानी के बहाव में जो पत्थर बहकर आए थे उनसे विवेक के दाहिने पैर पर चोटें आई हैं। पर बहुत से लोग विवेक जैसे नसीब वाले नहीं थे। अब तक जैसा हमने बताया 330 लोगों की डेथ कंफर्म हो चुकी है, हज़ारों अभी भी लापता है, कीचड़ में उन्हें खोजा जा रहा है। त्रिशूला से रसुआ जाने वाली रोड गायब है। कई ऐसे प्रभावित इलाके हैं जहां राजधानी काठमांडू से रोड कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। कल से ही नेपाल की सेना और पुलिस रेस्क्यू में लगी हुई है। रसुआ तक पहुंचने का रास्ता तो एकदम ख़त्म हो चुका है, वहां सिर्फ हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुंचा जा रहा है और वहां भी जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत समझ में आ रही है हेलीकॉप्टर लैंड करने की, जगह ही नहीं मिल रही है क्योंकि कीचड़ और मलबे से सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। वहाँ पर दुनिया के कई बड़े लीडर्स ने नेपाल के साथ सॉलिडारिटी दिखाई है, वहाँ मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है। 26 अगस्त को ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फ़ोन पर बात की थी। मोदी ने बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं जताई और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग नेपाल के साथ खड़े हैं। उन्होंने नेपाल को हर संभव मानवीय मदद देने का भी भरोसा दिया था। भारत की जो टीमें हैं वो नेपाल के साथ मिलकर राहत और बचाव के काम में लगी भी हुई हैं। 26 अगस्त को भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से करीब 10 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी गई है। इसमें टेंट, कंबल, साफ सफाई का सामान, सोलर लैंप और ज़रूरी दवाइयाँ शामिल थीं। इसके बाद आज यानी 27 अगस्त को भी भारत ने दूसरी बड़ी खेप भेजी है। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से 37.5 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी गई है। इसमें दवाइयाँ और फूड पैकेट शामिल थे। यानी अब तक भारत 2 विमानों से कुल 47.5 टन सामान नेपाल भेज चुका है। पर भारत की मदद सिर्फ राहत सामग्री भेजने तक सीमित नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार नेपाल के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और भारत की तरफ से चल रही मदद की समीक्षा भी वो कर रहे हैं। भारत ने साफ किया है कि नेपाल की ज़रूरत के हिसाब से आगे भी और मदद नेपाल को दी जाएगी। इसके साथ ही भारत नेपाल में फंसे अपने नागरिकों की जानकारी जुटाने में भी अभियान चला रहा है, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय दूतावास नेपाल के अधिकारियों के साथ संपर्क में है और लापता भारतीय नागरिकों की स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कोशिशें इनमें से सफल भी हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने आज सुबह ये जानकारी दी है कि 21 भारतीय नागरिक सुरक्षित पाए गए हैं वहाँ नेपाल में। ये सभी तमिलनाडु के रहने वाले थे और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए हुए थे। नेपाल की तरफ से ये लोग रेस्क्यू किए गए हैं। कुछ भारतीय नागरिक तिब्बत की साइड अभी भी फंसे हुए हैं, जो कैलाश मानसरोवर के लिए बॉर्डर पार कर चुके थे, वहां पहुंच चुके थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस तबाही के बाद रेस्क्यू कैंपेन चला दिया है। तबाही उस तरफ यानी तिब्बत की तरफ भी है, क्योंकि तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इसलिए चाइना जो है वो उसका पूरा निज़ाम चलाता है, इसलिए वहाँ भी चाइना रेस्क्यू मिशन चला रहा है। अभी नेपाली सोशल मीडिया पर अब भी ये थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं कि चीन ने नेपाल को सही समय पर चेतावनी नहीं दी थी। इस पर कल ही नेपाल की सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया था कि कोई बारिश नहीं हुई है और चीन की सरकार की तरफ से कोई जानकारी रोकी नहीं गई है। आज नेपाल में मौजूद चीनी एम्बेसी के सोशल मीडिया अकाउंट से उस थ्योरी को फिर बस्ट किया जा रहा है, उसे फेक न्यूज़ बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पोस्ट कर रही है चीनी एम्बेसी यहाँ पर। एक और बात नोट की गई है, चीन ने आज नेपाल को एक और बाढ़ की चेतावनी दी है। ये चेतावनी चोचेन खोला और पुरेपु संगपू नदी पर बनी एक झील की वजह से आई है। चीनी अथॉरिटी ने कहा है कि 26 अगस्त वाली बाढ़ की वजह से चट्टान, मिट्टी और मलबा बहकर नदी में आ चुका है और इसी मलबे की वजह से कई जगह जो है नदी में वो ब्लॉक हो गई हैं और इस मलबे ने इस नदी में एक ऐसी कृत्रिम झील बना दी है
उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी रुक रहा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 27 अगस्त की सुबह तक करीब 20 लाख घन मीटर पानी वहाँ पर जमा हो चुका है, लेकिन अगले 3 दिनों में करीब 30 लाख घन मीटर और पानी इस झील में जमा होने का अनुमान बताया जा रहा है। अगर इसी रफ्तार से पानी जमा होता रहा तो मलबे की ये जो लेयर है वो टूट सकती है और फिर से एक साथ बड़ी मात्रा में पानी नदी में मिल जाएगा और इस तरह दूसरी बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। अब जिस नदी पर ये झील बनने और पानी इकट्ठा होने की बात चल रही है उसका भी रूट आपको हम बता देते हैं। चोचेन खोला और पुरेपू संगपू ये दोनों नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल आने से पहले आपस में मिल जाती हैं। नेपाल में आगे चलकर इसी को कहते हैं भोटेकोशी नदी के नाम से नेपाल में जानते हैं इसको। भोटेकोशी जो है वो आगे चलकर त्रिशूली नदी में मिल जाती है। यानी अगर चीन की आशंका सच होती है तो जिन जगहों पर 26 अगस्त को यानी कल तबाही मची थी उसी जगह फिर तबाही मच सकती है, फिर से बाढ़ आ सकती है। इसलिए इस बात को लेकर नेपाली अथॉरिटीज़ भी अलर्ट पर हैं, वो उसे सीरियसली ले रही हैं। पर जो इस तरह की आशंका है वो इकलौती आशंका नहीं है। रसुआगढ़ी सीमा के पास भी इसी तरह की एक झील बन गई है मलबे की वजह से। नेपाल के नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक्स पर लिखा है कि रसुआगढ़ी सीमा के करीब 18 किलोमीटर ऊपर लेंदे नदी में इसी तरह की झील बन गई है। इस झील का आकार करीब 0.11 स्क्वायर किलोमीटर बताया गया है। यानी अगर इस इलाके में बारिश होती है या किसी दूसरी वजह से ज़्यादा पानी आता है तो बाढ़ की आशंका फिर पैदा हो सकती है, क्योंकि वही मलबे का जो लेयर है वो तोड़कर पानी एकदम आगे बढ़ जाएगा। हमने चीन और भारत की बात बताई, उसके अलावा अमेरिका ने $5 लाख की मदद का भी वादा किया है नेपाल को। यूनाइटेड नेशंस के सचिव ने भी बाढ़ पर दुख जताया है। जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तिब्बत के जो नेता है दलाई लामा, उन्होंने भी तबाही पर दुख जताया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से फ़ोन पर बात की है। साउथ कोरिया के विदेश मंत्री ने भी नेपाल के लोगों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। तो 27 अगस्त 2026 के जो नेपाल बाढ़ को लेकर अपडेट्स हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। और जैसा हमने बताया कि बहुत जल्द निखिल और जेरी ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद होंगे। आपको वहां से भी स्टोरियां देखने को मिलेगी, स्टोरीज़ देखने को मिलेगी। जो भी अपडेट्स होगी खबर गाँव के चैनल पर आपको मिलती रहेगी। शुक्रिया। मेरा नाम साजिद है और ये शो रिकॉर्ड किया था मेरे साथी आनंद ने। देखते रहिए खबर गाँव।